तो हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हर कोई सवाल पूछ रहा है। ऐसे में आज का हमारा पहला सवाल ये है कि क्या इन आंदोलनों का सरकार पर होगा असर, क्योंकि लगातार आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सरकार क्या इससे जागेगी। दूसरा सवाल ये है कि आम लोग नाराज हैं तो किसके फायदे के लिए बनाए गए हैं ये कानून। सरकार ने किसानों मजदूरों का भरोसा जीतने की कोशिश क्यों नहीं की है। सवाल ये भी उठ रहा है कर्मचारियों को लेकर कि कर्मचारियों को सरकार की नीतियों पर भरोसा आखिरकार क्यों नहीं है। सवाल ये कि क्या इन आंदोलनों के पीछे सियासत है। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। उन्हीं से पहला सवाल ले लेते हैं क्योंकि बाकी अभी गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, महामंत्री हैं AIRF के। बहुत स्वागत है शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मुकेश त्यागी जी आपका रुख करते हैं। मुकेश जी क्या लग रहा है, मुकेश त्यागी जी से जुड़ेंगे हम, लेकिन अब शिव गोपाल मिश्रा जी का रुख करते हैं। सर ये बताइए कि अब क्या परेशानी हो रही है, क्यों यहाँ पर सरकार जो तमाम कानून लेकर आ रही है, तमाम जो बातें कर रही है कर्मचारियों के हितों की, क्यों उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं सरकारी कर्मचारी। और ये जो रेलवे के निजीकरण की बात की जा रही है, इससे कितना नुकसान होगा आम लोगों को, आम कर्मचारियों को। देखिए, जो रेलवे के निजीकरण की दो विशेष बातें आज के दिन में रेलवे मंत्रालय कर रहा है, उनमें जो 109 प्राइम रूट्स हैं हमारे, उन पर 150 गाड़ियां प्राइवेट ऑपरेटर्स को देने की बात करी जा रही है जी। तो हम लोगों को लगता यह है कि ये जो अगर इस तरीके का काम हुआ तो उससे क्या होगा कि हम भी एयर इंडिया के रास्ते पर चल पड़ेंगे। जो अच्छे रूट्स हैं, मलाई वाले रूट्स हैं, वो प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे दिए जाएंगे और जो रेल है उसको ऐसे ख़राब रूट्स मिलेंगे जिससे कि उसको घाटा ही घाटा होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये लग्जरी ट्रेन्स होंगी और ये बड़े लोगों के लिए होंगी। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारे देश में रेलवे में 95% लोग जो हैं वो लोग हैं जो कि गरीब लोग हैं, कॉमन पीपुल हैं, जो रेलों में यात्रा करते हैं। सिर्फ 5% वो लोग हैं जो कि जो है वो हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं, वो भारतीय रेल से यात्रा करते हैं। फर्स्ट AC में उनको यात्रा करने का या 2 AC में यात्रा करने का मौका उनको मिल जाता है। तो अभी जो होगा ये होगा कि वो जो हमारे गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनको इन गाड़ियों में चलने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये उनका जो अधिकार है, उनकी जो सुविधाएं हैं, उनको छीनने का काम होगा। और जो तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि मालिक हमेशा मुनाफे के लिए काम करता है। हाँ। तो ये जब आएंगे, दुनिया में तमाम कंट्रीज में मैंने देखा जहाँ कहीं भी प्राइवेटाइजेशन लाया गया, वहाँ पर मालिक ने प्रॉफिट फर्स्ट सेफ्टी लास्ट, और हमारे सरकारी विभाग में रेल रहने से सेफ्टी फर्स्ट प्रॉफिट लास्ट की वाली बात आती है। तो अगर हम सेफ्टी को मद्देनजर नहीं रखेंगे और ये जो है वो मालिक लोगों के हाथों में जाने के बाद में सेफ्टी पर जो खतरा आएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे तमाम उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा। एक चौथा भी नुकसान यह है कि जब प्राइवेट मालिक आएंगे तो जो रेल कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या आज भी 2 लाख के ऊपर जगह खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पर क्या होगा कि और जो है वो कमी आएगी उनके काम करने में। तो जो एक तरफ लोग बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ जो है वो इस में और बेरोजगारी बढ़ने का काम होगा। ठीक है सर। तो ये जो चीज़ें हैं वो लोगों को बहुत कर रही है, इसीलिए ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन लड़ाई का काम कर रहा है और सरकार को जगाने का काम कर रहा है कि ऐसा काम मत करो जिससे कि देश में बिल्कुल। मुकेश जी, सवाल आपसे अब है कि आप जिस तरीके से शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि यहाँ पर जो ये ऑल इंडिया रेलवे जो जितने भी संगठन हैं वो परेशान हैं प्राइवेटाइजेशन की वजह से। सिर्फ ये एक नहीं बल्कि यहाँ पर
चाहे किसान हैं वो भी परेशान हैं, जो बेरोजगार हैं वो भी परेशान हैं, और अब यहाँ पर जो आपने एक और लेबर लॉ जो कानून बनाया वो भी पास कराया, वो उससे भी परेशान हैं, मजदूर भी परेशान हैं। आप किसी को संतुष्ट क्यों नहीं इस बार कर पाए हैं? वही जब आपने कुछ और, जब एक फैसला लिया गया था, जब नोटबंदी का फैसला लिया गया, उस दौरान भी लोगों ने थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन फिर भी उस वक्त लोग बहुत स्वागत कर रहे थे। लेकिन आज क्या वजह है जो इतना विरोध देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि विरोध जो है ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है, ना कि कोई मेरिट से। अगर आपने मुझे 1 मिनट दीपाली जी प्लीज बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर और जटिल है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये डिबेट है मॉडर्नाइजेशन वर्सेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। अगर आप अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसे कदम, क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ते हैं, आर्थिक कदम उठाने पड़ते हैं, जिससे हो सकता है कि इमीडिएटली उसके परिणाम थोड़े से आपको कमजोर करें, लेकिन दूरगामी परिणाम भारत की आर्थिक स्थिति को ऊपर करने में ही आएंगे। अब अभी मिश्रा जी ने बोला कि 109 ट्रैक्स पर, रूट्स पर 151 ट्रेन प्राइवेटाइज की जाएंगी। आपको पता है हमारी भारत के अंदर कम से कम 13,452 ट्रेन चलती हैं, और जो भी ट्रैक है 1,23,236 किलोमीटर का, और 23 मिलियन ट्रैवलर जो है ट्रैवल करते हैं। तो इतना व्यापक है रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा तंत्र हमारे देश के अंदर है। अगर आप इकोनॉमिक्स उठा के देखिए, अगर 100 रुपए खर्च होते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 98 रुपीज है, मतलब सिर्फ 2 रुपए का वो है डिफरेंस। खर्चा है आपका 100 रुपए, और आप सिर्फ 2 रुपए का फायदा करते हैं रेलवे में, वो भी इतनी सारी। आप फ्रेट कॉरिडोर्स को देखिए किस प्रकार से ट्रक्स ने उनका मार्केट खींच लिया है। तो जब आपकी आर्थिक प्रगति बढ़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्राइवेटाइजेशन सारा कर रहे हैं, एक आंशिक रूप से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि एक्सपेरिमेंट है कि प्राइवेटाइजेशन हमारे यहाँ किस प्रकार से कामयाब होगा। अब उस पर अंकुश लगाना, जुडिशियल कंट्रोल करना, लॉज को एनफोर्स करना, ये तो प्रशासनिक क्षमता पर डिपेंड करता है, परंतु ये पहल देश को की आर्थिक प्रगति के लिए मतलब ये जो विरोध हो रहा है वो सब ठीक है, कई घबराहट नहीं होनी चाहिए कि मतलब ये विरोध फालतू में हो रहा है। हर चीज आप राजनीति से जोड़ रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। अगर राजनीति से प्रेरित थे तो आज सभी, मतलब किसान भी राजनीति से प्रेरित हो गए, मजदूर भी राजनीति से हो गए, रेलवे कर्मचारी भी राजनीति से प्रेरित हो गए। शिव गोपाल जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ दीपाली, मैं एक लाइन और खत्म कर दूं, तो मुझे ये बताइए। मैं रेलवे कर्मचारियों के बारे में, मुकेश जी 1 मिनट मेरी सुन लीजिए, 1 मिनट। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रेल कर्मचारियों का आंदोलन बिल्कुल राजनीति से प्रेरित नहीं है। और मुकेश जी को अगर ये पता करना हो तो हमारे रेल मंत्री से पता कर लें, रक्षा मंत्री से पता कर लें, और दूसरे लोगों से पता कर लें। हम लोगों का कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारा उपभोक्ता है, जब हम उनकी पूरी सेवा खुद कर रहे हैं, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम 22,000 गाड़ियां रोज चला ले रहे हैं, हम 2.5 करोड़ लोगों को रोज पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पहुंचा ले रहे हैं, तो फिर आप ये जो है वो काहे के लिए ये 150 ट्रेनें आप किसको देना जा रहे हैं? आप हमको कहिए ना, हम 250 ट्रेनें और चला देंगे, कम आदमी हम चला देंगे। तो आप ऐसा मत करिए। हम जब खुद सेवा में हैं भारतीय रेल, देश की जनता की, तो आप ये नया प्रयोग करके आप लोगों को क्यों कठिनाई में डालने का प्रयास कर रहे हैं? हमारी कोई राजनीति नहीं है, हमारी राजनीति जो है वो देश की जनता है। बिल्कुल, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति के लिए अब विपक्ष के हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय चोकर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पास लौटेंगे, सवाल लेंगे, लेकिन अभी मुझे क्योंकि ब्रेक लेना है, सभी मेहमान बने हुए हैं और भी विषयों पर चर्चा करेंगे, फौरन लौट रहे हैं। बात स्वागत है आपका। संजय चौकर का मैं रुख करती हूँ। संजय जी, हर बात पे आरोप विपक्ष पर लग रहे हैं कि यहाँ पर जो विरोध हो रहे हैं, चाहे वो किसानों के हो, चाहे वो मजदूरों के हो, या फिर रेलवे के हो, रेलवे के कर्मचारियों के हो, जो बेरोजगार हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सब आपकी देन है, यानी कि विपक्ष है जो राजनीति कर रहा है, वरना तो सब कुछ ठीक ठाक था। देखिए, मैं मुकेश जी की बात पूरी तरह सुन रहा था और दोनों बड़े गंभीर मुद्दे हैं।
आपको ये देखना पड़ेगा कि मुकेश जी ने बड़ी आसानी से आरोप लगा दिया कि राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ना किसानों के मुद्दे पे और ना रेलवे, दोनों पे कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, अभी मैं शिव गोपाल जी को सुन रहा था, पूरी डिटेल में उन्होंने अपनी बात रखी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जब रेलवे सक्षम है हमारी, जब हमारी रेलवे सक्षम है काम करने के लिए, पूरी तरह से वो काम कर रही है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ही गलत फैसला है सरकार का। तो मैं ये मानता हूं कि ये मुद्दा बिल्कुल गलत है। किसान भी आज दुखी है, किसान आज रोड पे आया है, तो वो जो सरकार के गलत फैसले उसकी वजह से आया हुआ है। तो ये कहना कि राजनीतिकरण हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है मुकेश जी, अब ये हर बात की जो बात की जा रही है कि जो भी हम बिल लेकर आए हैं और जो हमने कदम उठाए हैं उसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। नोटबंदी को लेकर भी था कि दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन आज भी जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं, उससे उबर नहीं पाए हैं। देखिए दीपाली जी, ऐसा है कि परिवर्तन में आने में समय लगता है और हम लोगों को क्या है, हम लोगों को एक मेंटेलिटी है, स्टेटस को मेंटेलिटी, जो परिवर्तन से हम लोग बहुत डरते हैं। परिवर्तन से हम ये समझते हैं कि जो परिवर्तन आ रहा है ये हमारे हित के खिलाफ है। इसीलिए आपने ये देखा होगा ऐतिहासिक रूप से परिवर्तन का हमेशा ही विरोध हुआ है। तो ये हमारी मानसिकता है, क्योंकि हम लोग उस कंफर्ट जोन में जीते हैं कि जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मुकेश जी ये बताइए, हाँ जी बिल्कुल आ रही है, लेकिन ये बताइए जी मुकेश जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, तो मैं सवाल ये भी है कि क्यों किसी से राय क्यों नहीं ली गई? हो सकता है कि अगर आप सभी संगठनों से राय लेकर कुछ फैसला लेते तो क्या लगता नहीं है कि आपके फैसले का भी स्वागत होता और शायद जिनके लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं उनको इससे फायदा मिलता, ना कि वो आज सड़कों पर होते और ना ही आज आपको ये कहने की जरूरत पड़ रही होती कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। नहीं, आप ये देखिए दीपाली जी, 33% पार्लियामेंट के अंदर जो सांसद हैं वो किसान हैं। 33%, मतलब हर एक सांसद, 3 सांसदों में एक सांसद किसान का प्रतिनिधित्व करता है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। आप मुझे बताइए, उस समय कांग्रेस का चुनाव निशान था दो बैल, और सीपीएम का जो निशान था वो हंसिया था। इन्होंने किसानों को लेकर के, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर कृषि प्रधान है, इन लोगों को अभी तक अपने अंकुश में रखा है, इनको ऐसे वोटर इस्तेमाल किया है। ये ब्रिटिश आए थे जिस समय उन्होंने एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड बनाया था, वो इस अंदाज से लगाया था कि किसानों को गरीब ही रखें। मोदी जी अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, हर प्रकार से इसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं, हर प्रकार से ई प्लेटफॉर्म आ रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग की व्यवस्था की जा रही है, उर्वरकों और उत्पादक बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्थाओं को पारदर्शी किया जा रहा है। आप ये देखिए कि उसके बाद भी 3.9% हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है। तो मोदी जी अगर कोई मॉडर्नाइजेशन का प्रस्ताव ला रहे हैं, न्यू इंडिया कैसे बनेगा? आप ये देखिए, चाइना जो है 1948 में उसकी जीडीपी हमसे कम थी, 78 तक वो हमारी जीडीपी से कम इंडिया बनाने के लिए ये मॉडर्नाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगर आप जी चलिए ठीक है, अतुल अंजान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव है सीपीआई के। फोन लाइन पर बहुत स्वागत है अतुल अंजान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल जी, हमारे साथ मुकेश त्यागी जी जुड़े हुए हैं, जो प्रवक्ता बीजेपी के हैं। उनका कहना है जो कदम उठाए जा रहे हैं ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, इसलिए ये आगे बढ़ रहे हैं और इसी वजह से विपक्ष जो है वो बेमतलब की राजनीति कर रहा है। किसी को कोई तकलीफ ऐसा है नहीं, जबरदस्ती यहाँ पर ये सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, ये राजनीति से प्रेरित है सबके सब। दीपाली जी, ठीक है कि आपने मुझे कहा कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ, लेकिन विद्यार्थी आंदोलन से निकलने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने के बाद, जहाँ 1.5 लाख लड़के लड़कियां मुझे वोट करते थे, उसमें रहने के बाद हमने किसानों में काम करना शुरू किया, ग्रामीण जीवन में। और तब से काम करते करते मैं आज अखिल भारतीय किसान सभा, देश की जो सबसे बड़ी किसानों की संस्था, उसका अध्यक्ष, महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। और आपको याद हो ताकि मैंने ही जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन है, राष्ट्रीय किसान आयोग जो बना, उसका मैं सदस्य था और मैंने आधे से ज्यादा रिपोर्ट की। और भारत की संसद में 42 पेज का मैंने भारत में किसान कौन है इसका एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो सब दलों ने मिलकर के संसद में, लोकसभा में उसको पारित किया, जिसमें मैंने कहा था कि मत्स्य पालन करने वाले भी किसान है, इस देश के अंदर जो गौपालन करता है
और दूसरे जीव जंतु पालता है वो भी किसान है, तो सब स्वीकार हुआ। लेकिन इसके बाद से कहना कि कुछ हुआ ही नहीं इस देश में, सब वो कम्युनिस्टों के अंकुश में थे और इसके अंकुश में थे, ये राजनीतिकरण आप कर रहे हैं। आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम अगर विरोध करते हैं इन तीनों बिलों का, अभी हम जरा आपका समय लेंगे क्यों हम विरोध करते हैं, तो आप हमको कह रहे हैं राजनीतिकरण, और आप देश के पूंजीपतियों को सारा देश की जमीन दे दो। अब आप, और हम खाली आपसे खिलाफ नहीं लड़ रहे मोदी जी, हमने तो जब कांग्रेस की सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख एकड़ रायगढ़ जिले में जो कोलाबा से बंबई से शुरू होता है, जब एक बड़े देश के उद्योगपति को दिया था, तो हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जेलों में गए हमारे लोग, हमने हाईकोर्ट में मुकदमा किया और वहां से हम जीत के आ रहे। 1 लाख एकड़ जमीन हमारे अंबानी परिवारों के हाथ से हमने छीन करके निकाला है। देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसैंटो जो बीटी कॉटन बेच रही थी 1800 रुपए का 200 ग्राम, उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। हमने कहा ये निर्वंश बीज को भी बंद करना चाहिए, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स के खिलाफ हमने बात किया, सीड्स के खिलाफ बात किया। हैदराबाद में हाई कोर्ट में हमने मुकदमा लड़ा और उसके बाद जीता, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए। और सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में कौन मॉन्सेंटो की वकालत कर रहा था? आप ही की पार्टी के बहुत धुरंधर नेता जो आज हमारे बीच में नहीं, स्मृति शेष है, मैं नाम नहीं लेना चाहता बहुत से लोगों का, छोड़िए, जाने दीजिए। अगर बात करोगे कि आप देश के पूंजीपतियों का पैसा लेके पूंजीकरण कर रहे हो, किसने कहा था कि LIC 5000 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी? इसमें किसानों के सबसे ज्यादा पैसे लगे हुए हैं जिन्होंने अपना बीमा कराया हुआ है। आज ये 40-42 लाख करोड़ की और 60 लाख करोड़ की कंपनी हो गई, आप उसे बेच रहे हैं निजी हाथों में। किसने कहा था कि आप जो है एयरटेल और दूसरी तमाम कंपनियों को 35 से 45 हजार करोड़ रुपया LIC से निकाल, तो मैं आपसे आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ निजीकरण। और ये बताइए, ये किसान विरोधी तो शुरू से रहे, बड़े संघर्षों के बाद 2013 का जो है भूमि अधिग्रहण एक्ट आया था। त्यागी जी सुनो जरा, सुनने का है अपना रखो। तो 2013 में एक्ट आया, तब आपकी भी RSS और भारतीय किसान संघ भी साथ थी, और तब वो राजीव गांधी और को मजबूरन उस एक्ट को लाना पड़ा, और वो एक्ट पास हुआ कि उसके अंदर किसानों की जबरन जमीन नहीं ली जाएगी। और मोदी जी सरकार में आने के बाद पहले ही उस एक्ट के खिलाफ एक नया उन्होंने अध्यादेश जारी किया, एक जारी किया, वो खत्म हुआ, दूसरा जारी किया 2014 में, वो खारिज हुआ, तीसरा अध्यादेश है वो खारिज हुआ, और तब फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी SS अहलूवालिया जो बीजेपी के नेता हैं, और उसने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज तक वो खत्म नहीं देख नहीं पाई। बीज का संबंध का बिल हमने रखा, वो आपने नहीं पास किया। हमने कर्जा मुक्ति का बिल रखा, वो भी आपने पार्लियामेंट में नहीं रखा। न्यूनतम समर्थन मूल्य आप बढ़ाने, आप क्या कह रहे हैं? कम्युनिस्ट देश में सबसे ज्यादा एक झटके में न्यूनतम समर्थन मूल्य चतुरानंद मिश्रा जब कृषि मंत्री थे उन्होंने बढ़ाया था। और आज जिसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई हो रही किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी वो कम्युनिस्ट चतुरानंद मिश्रा जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने शुरू किया था केरल से, और सारे देश में KCC शुरू हो गया। तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि भाई आपने नभ बेच दिया, निजी हाथों में सारे एयरपोर्ट चले गए, बंदरगाह सारे निजी हाथों में, एक व्यक्ति के हाथों में अडानी के चले गए, और आप सारे एयरपोर्ट बेच दिए आपने। अभी और 100 एयरपोर्ट अगले 3 सालों में बेचेंगे। लखनऊ का एयरपोर्ट 3.5 हजार करोड़ रुपए जनता के टैक्स से बना, और आपने उसको जब तैयार हो गया अत्यंत आधुनिक, उसे अडानी के हाथ सौंप दिया। और अब देश के ये 3 बिल नहीं है, ये खेती का कंपनीकरण है। 72% किसान छोटे मझोले सीमांत गरीब किसान है, 2 एकड़ से कम। आप उनकी जमीन लेना चाहते हो, उसी पर किसानों को वो करना। और मंडी की बात कर रहे हो, आप ही की सरकार है, बिहार में 2006 में मंडियां समाप्त हो गई थी। आज तक क्या हाल है वहाँ? न्यूनतम चलिए ठीक है, इसका जवाब लेते हैं मुकेश जी से। लेकिन एक बार शिव गोपाल जी, यहाँ पर क्या लगता है कि बिना प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर रेलवे उबर नहीं पाएगा, जितना जो शुरू से ही घाटे में रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो समझते हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो घाटा और बढ़ेगा। ये अभी कैग की रिपोर्ट आपने दिखाई है, कह रहे हैं कि 98.15 जो पैसे है उस पर जो है वो हम लोगों का ऑपरेटिंग रेशियो आ गया है। आप ये देखिए, जब देश में असाधारण मंदी है उस समय रेल कर्मचारियों ने 10,000 गाड़ियाँ रोज चला करके जो है वो देश में खाद्यान्न को एक सिरे से दूसरे सिरे पहुँचाया, सारा एसेंशियल कमोडिटी पहुँचाया। तो आज 14% हम लोग ज़्यादा जो है माल भाड़ा ढोने का काम कर रहे हैं। और बजाय इसके हम ये काम, आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी पर विश्वास करें। आप अगर ये कहेंगे कि नहीं हम इसको निजी हाथों में सौंपेंगे, तो ये निजी हाथों में जाने के बाद में देश बिकेगा, रेल नहीं बिकेगी, देश बेचने का काम होगा। और हम इसका पूरे तौर पर विरोध करेंगे। बहुत विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहते हैं। बिल्कुल, देश बिकेगा और चलने वाला नहीं है। अगर इसको
सांकेतिक तौर पर लगातार विरोध किया भी जा रहा है, इस पर आगे भी जवाब लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि एक और ब्रेक लेना है मुझे। सभी मेहमान बने हुए हैं, यहाँ पर एक और ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संजय चौकर, क्या लग रहा है कि विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, जिन मुद्दों को आप लगातार उठा रहे हैं वो धीरे धीरे विरोध का रूप नजर आ रहा है लोगों के अंदर भी, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप संसद में अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं? सोशल मीडिया पर तो बाकायदा देखा जा रहा है, लेकिन क्या कहीं कमी नजर आ रही है जिसकी वजह से इसे राजनीति कही जा रही है, सियासी रुख समझा जा रहा है और इसके वजह से जिनकी आवाज है वो तक पहुंच नहीं पा रही है सरकार तक? नहीं, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और बाकी सारे जो विरोधी दल हैं सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन ये बात सुनना ही नहीं चाहते। हमारा आप देखिए राज्यसभा के जो एमपीज थे उन्होंने धरना दिया, रात भर वो उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन ये सरकार ऐसी है किसी भी मुद्दे पर सुनना नहीं चाहती। किसानों का मुद्दा हो चाहे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा हो, आप देखिए कितना गंभीर मुद्दा है। इस देश में 70% लोग किसान और जमीन से जुड़े हुए हैं, उससे अपनी रोजी रोटी पालते हैं। आप कितनी आसानी से ये पूरी मंडियों को खत्म करना चाहते हैं, ये व्यापारियों को खत्म करना चाहते हैं, आड़तियों को खत्म करना चाहते हैं। अभी आप देखिए कितनी कमाल की बात है, इनके जो सांसद है उनको ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश का जो किसान है वो जो ज्यादा से ज्यादा जमीन जो एवरेज जो खेती होती है वो 2 एकड़ जमीन होती है, तो ये बोलते हैं कि आप हरियाणा का किसान वेस्ट बंगाल में कलकत्ता या बॉम्बे फसल बेचने नहीं जा सकता। छोटा किसान है, उसको मंडी में जाके अपनी फसल बेचनी पड़ती है। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना आने वाला जो समय है, ये मुकेश त्यागी जी यहाँ पे बैठे हैं, ये भी शायद इस बात को समझते होंगे कि आने वाला जो समय किसानों के लिए कितना मुश्किल भरा समय है। और इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसमें कोई राजनीतिक पार्टी विरोध नहीं कर रही है, इसमें किसान जो है वो विरोध कर रहा है। आज आप किसान हरियाणा में, पंजाब में आप देखिए कल से किस तरीके से रोड पे आया हुआ है, और इनको समझ में नहीं आ रहे, सुनते नहीं है पार्टियों की। आप किसी भी, आपने अभी बात करी थी, चाहे आप जीएसटी की बात करें, चाहे नोटबंदी की बात करें, चाहे कोरोना जो कोविड पे जिस तरीके से पूरे देश में एक संकट आया, किसी भी चीज से ये ठीक से निपट नहीं पा रहे, किसी भी चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे। आज देखिए किस तरीके से लाखों के जो केस शुरू में हजारों में स्टार्ट हुए तो वो लाखों तक पहुंच गए हैं। तो ये राजनीतिकरण ये कर रहे हैं, ये गलत फैसले ये कर रहे हैं, ये पूरे देश को बेचना चाहते हैं। आज ये बिल्कुल यहाँ पर मुकेश आपके ऊपर यही आरोप लग रहे हैं। इनको अंबानी दिखता है, इनको किसान नहीं दिखता, जो गरीब किसान जो सड़कों पे आके अपनी बात आवाज उठा रहा है। मुकेश जी, ये बार बार क्यों आरोप लग रहे हैं? ऐसे तो नहीं लग रहे होंगे कि देश बेचने वाली बात क्यों सबके जहन में अब धीरे धीरे घर करती जा रही है? क्यों कल पूरे भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने? क्यों यहाँ पर शिव गोपाल जी, जो कोई भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि हम खुद सक्षम हैं, हमारे कर्मचारी खुद सक्षम है, क्या जरूरत है प्राइवेटाइजेशन करने की, जब इतनी मंदी के टाइम में भी रेलवे ने काम किया। फिर आज अगर ये सवाल उठ रहा है तो क्या लग नहीं रहा कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए? देखिए, मैंने दीपाली जी आपने शुरू के वक्तव्य में यही कहा कि परिवर्तन के खिलाफ एक प्रकार की स्टेटस को मेंटालिटी होती है, उसकी एक मुखालफत जो है वो बड़ी स्वाभाविक होती है। कोई भी परिवर्तन करिए उसके खिलाफ 10 आवाज उठेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन करने की सोचिए नहीं, लेकिन सुनिए, मुझे ये बताइए कि जिस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन आया उस समय आप ये देखिए, एक जमाना था, सारी सरकारों ने किया है, आपके टाइम पे नहीं हुआ है। मुझे जरा बोलने दीजिए। मैं नहीं, ये आपने बात कही कि आपने पहले भी कही, परिवर्तन आप ही के टाइम पे हुआ है, आप ही के टाइम पे परिवर्तन हुआ है। सारी सरकारों ने काम किया, सारी सरकारों ने परिवर्तन किया, तो क्यों इतना विरोध हो रहा है? क्यों इतना विरोध किसान कर रहे हैं? क्यों इतना विरोध जो रेलवे के कर्मचारी कर रहे हैं रेलवे के लिए? बोलिए मुकेश जी। सुनिए, देखिए, अब आप मुझे बोलते हुए विरोध कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी मानसिकता कितनी है। मुझे आप अपने तथ्य नहीं रखने दे रहे, ये तो आपकी मानसिकता। बोलिए, आप रखिए। विरोध जो है आपके डीएनए के अंदर आ चुका है कि जो
मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ऐसा है कि कंपटीशन जो है ये इट्स अनजान साहब, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूं और मैं आपके साथ मेरा कोई कद भी नहीं मिलता। आप बहुत बहुत बड़े आदमी हैं। मेरा सिर्फ ये सबमिशन है, मेरा ये निवेदन है कि देखिए ऐसा है कि अभी आपने वाटर टेस्ट नहीं किया। पहले कंपटीशन आया टेलीकॉम में, फिर कंपटीशन आया एयर इंडस्ट्री में। आपने देखा किस प्रकार से एयर टैरिफ कम हुए, किस प्रकार से विकल्प क्रिएट हुए, किस प्रकार से टेलीकॉम इंडस्ट्री में कहां 16 रुपए पर मिनट के टैरिफ हुआ करती थी, आज मुश्किल से कुछ भी नहीं रह गई। कितना डेटा अवेलेबल हो रहा है। अगर आप मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे तो कैसे ग्लोबलाइजेशन करेंगे आप? मॉडर्नाइजेशन इज द फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसका देखिए क्या है, इंप्लीमेंटेशन शुड बी प्रॉपर। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि एनफोर्समेंट में हम लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पर करप्शन आ जाता है। वहां पे जो अथॉरिटीज होती हैं, अब सब्जेक्ट जो है कोई कॉन्करेंट लिस्ट में है, कोई स्टेट लिस्ट में है, कोई सेंट्रल लिस्ट में, वहां पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाता है। अब आप ये 3 बिल देखिए, मैं आपको 3 बिल के बारे में बता रहा हूं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से जो चीजें निकाली, पहले क्या होता था ब्रिटिश के टाइम में, उन्होंने इस प्रकार का अंकुश रखा था क्योंकि उस समय खाद्यान्न इतना नहीं होता पर्याप्त मात्रा में। आज इतना खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है कि वो स्टोरेज रखने की जगह नहीं है। उसकी वजह से ये जो आप जा रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं, ये सीधी सी बात है। यहाँ पर जो किसान थे ना, वो ये कह रहे थे कि एमएसपी को लेकर आप फिक्स करिए, और एक ही मांग थी, उसको भी आप आगे नहीं बढ़ाते पाए, कोई जवाब नहीं दे पाया। एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात की जा रही थी, उसको लेकर है आपके पास जवाब? एमएसपी नहीं, मुझे बताइए कि एमएसपी का आश्वासन प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, कृषि मंत्री ने दे दिया, और आज जिस प्रकार से आश्वासन की अगर आप बात करें तो जिससे बात करते हैं, प्राइस में 50 रुपए से लेके तमाम उसमें 300 रुपए का न्यूनतम मूल्य समर्थन में जो प्राइसेस का इजाफा किया गया है। तो मोदी गवर्नमेंट जो है प्रतिबद्ध है किसानों की उसके लिए। ठीक है अतुल जी, ये जो आश्वासन दिया जा रहा है, ये इतना ऐसा आश्वासन दे दिया गया है कि कल भारत बंद का आह्वान कर दिया है किसानों ने। मैं आपको बताऊं, हमने कहा है कि कल पंजाब और हरियाणा और अन्य कुछ राज्य पूर्ण बंद होंगे। सारे देश के अंदर प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा। 28 तारीख को, 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर हम उनकी कुर्बानी को याद करते हुए जन्म दिवस पर हम सारे देश के किसानों का सवाल देश की ग्राम पंचायतों से लेकर सबके सामने रखेंगे। एक बात आपसे कहूं एमएसपी के संबंध में, अगर एमएसपी इतना प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, ठीक है, हम आदर करते हैं उनका, आप सदन के अंदर उसी बिल के अंदर ये क्यों नहीं आश्वस्त कर देते? लिख करके ऐलान कर दीजिए कि एमएसपी नहीं हटेगी, मंडियां नहीं हटेंगी, हम माने। लेकिन आप कानून ले आ रहे हैं, आप मान नहीं रहे। 7,000 मंडियां, जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ जो आप बंद कर रहे हैं एपीएमसी के तहत? तो समाप्त करके आप 3 लाख हेक्टेयर जमीन जो इन मंडी परिषदों के पास आज है, जो किसानों से 50 पैसे से लेकर 3.5 रुपए स्क्वायर फीट के नाम पर खरीदी गई, जो कभी बाहर थी आज शहर के अंदर आ गई, 3-3 हजार और 3.5 और 6-6 हजार और 7,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से उनके दाम हो गए। ये सारी जमीनें भी चली जाएंगी देश के बड़े कारपोरेट घरानों की। जैसे बंबई की मिलें बंद हुई तो वहां पर बंबई के अंदर हार्ट ऑफ द बंबई में वो जमीनों के ऊपर गोदरेज कंपनी, फलाने कंपनी यहाँ बिल्डिंगें बना रही हैं। आप ये भ्रष्टाचार को समझिए कि वाजपेयी जी की सरकार में लक्ष्मी विलास, जो जयपुर का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक धरोहर की होटल चलता था, पैलेस था, लक्ष्मी विलास पैलेस, उसको अरुण शौरी जी और उस सरकार के अंदर जो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे उन्होंने बेच दिया और उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया, सीबीआई ने सब किया और अभी उसका जजमेंट आ गया है कि उस बड़े होटल को, लक्ष्मी विलास पैलेस को 7.5 करोड़ में बेचा गया, जबकि उस समय उसकी तत्कालीन, आज तो हजारों करोड़ की है, उस समय उसकी जो वैल्यू थी वो 752 करोड़ की थी। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? अब अरुण शौरी जी के खिलाफ जमानत हम करें, उस सरकार में जितने थे, इससे भाई देश की, आप बताओ, लखनऊ से जो प्राइवेट ट्रेन चल रही है दीपाली जी, जानते हैं AC 3 टायर का उसका कितना किराया है? 1800 रुपए। और कितनी जल्दी पहुंचती? सिर्फ 1.5 घंटे देर से पहुंचती है, 1.5 घंटे पहले पहुंचती है आपकी लखनऊ मेल और AC एक्सप्रेस से। और लखनऊ मेल का किराया AC 3 टायर में कितना है? 675 रुपए। AC लखनऊ मेल में कितना किराया है? 690 रुपए। तो आप ये बताओ, कहाँ 600, कहाँ 1800? और देखिए, हमारी ही जमीन, हमारा ही रेलवे का ट्रैक,
हमारे ही रेल के कर्मचारी, हमारे ही सिग्नल, हमारे ही गार्ड, और आप ये करके क्या कर रहे हो भाई? क्यों मोदी जी इतनी जल्दी में हो? क्यों इस देश के अंदर आप इस काम को कर रहे हो? किसानों की जमीन चली जाएगी तो कहाँ जाएंगे लोग? ये नौजवानों को काम लोग कह रहे हैं परिवर्तन तो आप कहे भाई मुकेश जी, जब वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं तो आप उसको परिवर्तन नहीं मानते, तो तब आप लाठी भांज देते हो। छोड़ो ये सब बातों को। देश के अंदर ये पब्लिक सेक्टर को बचाना जिम्मेदारी है, देश के किसानों को बचाना जिम्मेदारी है। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ राष्ट्रपति महोदय से कि कृपया इस बिल को मत साइन कीजिए, दोबारा देखिए। जैसे मोदी जी को ने फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून का दोबारा अध्यादेश नहीं लाए और कोई बिल नहीं लाए, कोई एक्ट नहीं बनाया, वैसे आप इसको मान लो। इस पर अपनी प्रतिष्ठा का सवाल लगा करके देश के चंद घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के 72 करोड़ किसानों के साथ, गांव के ग्रामीण जनों के साथ नाइंसाफी मत करो, उनसे बदला मत लो। जी शिव गोपाल जी, सर आप अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर इसका जवाब लेते हैं। देखिए, अभी ये जो बात सामने आ रही है, ये हर जगह जहाँ पर ज़मीनें, जो भी ये बड़े पूंजीपति लोग हैं, इनको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, उद्योग से कोई मतलब नहीं, उपभोक्ता से कोई मतलब नहीं, इनको ज़मीनों से मतलब है। यही काम पोर्ट एंड डॉक में हो रहा है, वही काम रेलवे में हो रहा है, वही काम जो है मंडी परिषद का हो रहा है। तो ये जो हमारी ल्यूक्रेटिव ज़मीनें हैं, वही उनके लिए वो एक तरीके से लार टपक रही है कि उनको किस तरीके से कब्जा करने का काम करें। मैं आपसे ये कह रहा था कि देश में सरकार जो है वो अच्छे कानून बनाए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्रोटेक्शन दे, सब बातें ठीक हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट का क्या होगा? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में इन्फोर्समेंट है। कानून बढ़िया बने हुए हैं लेकिन लागू नहीं होते। बिल्कुल, अभी कहा जा रहा है कि हम ऐसे कानून बनाएंगे जिससे कि हम आपको मिनिमम वेज दिलवाएंगे, हम आपके काम के घंटे तय कराएंगे, हम ESI और PF आपको दिलवाएंगे, हम जो है वो निश्चित तौर पर डिजिटलाइज पेमेंट कराएंगे, और ठेकेदार जो है वो ATM लेकर के अपनी जेब में बैठा हुआ है। तो सवाल इस बात का है कि वो जो गरीब हमारा मजदूर है, उसको पहले इस बात का प्रोटेक्शन तो मिले कि उसको हम ठेकेदार से कैसे बचावें, आउटसोर्स मजदूर को कैसे बचावें। आप कानून बेहतर से बेहतर बना लीजिए, लेकिन जब तक आपके पास इन्फोर्समेंट मशीनरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अब आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल ही बदल दिया, 100 की जगह 300 ले आए। स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो आपने चेंज कर दिया। आपने यूनियन के रजिस्ट्रेशन को जो है वो कठिन बना दिया। आपने हड़ताल तो ऐसा कर दिया जिससे मालूम पड़ता है कि कोई आतंकवादी बंदूक लेकर के और हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई, आप अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हमारे पास में इसके अलावा अधिकार क्या है? तो वो आप रोकने जा रहे हैं क्यों? मालिकों के हक में। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ कि श्रमिकों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। मोदी जी को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, और जहाँ इतना विरोध हो रहा है, सबको साथ लेकर के बैठ करके इसका कोई एक यूनानिमस तरीके से निकालना चाहिए, हल निकालना चाहिए। मैं तो सरकार से यही विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप उसका आगे इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कैसे आप इसे आगे लागू करेंगे, और सबका साथ सबके विकास की बात करें, लेकिन अगर सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो ये जो तस्वीरें और जो विरोध देखने को मिल रहा है, ये ऐसे भी दिखेगा आगे भी, और ऐसे में सरकार कैसे विश्वास जीत पाएगी, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान बने हुए हैं, एक और ब्रेक लेना है क्योंकि फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संजय जी, लग रहा है कि यहाँ पर ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, या फिर कई ऐसी बातें हैं जो लोगों तक अगर बेनिफिट भी हो रहा है तो वो भी छिप जा रहा है, चाहे वो किसान जो बिल है या फिर जो मजदूरों के लिए है। इनकी अगर बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो किसानों को फ़ायदा पहुंचा भी सकती है, लेकिन चूंकि विरोध हो रहा है 2-3 बातों को लेकर, इसके चक्कर में पूरे बिल का ही विरोध किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो अच्छी बातें हैं उसे भी माना जाए। नहीं, देखिए, अगर अच्छी कोई बात होती तो इस देश के किसान जो है वो इसको विरोध नहीं करते। ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है जो लेके आए हैं, और जो है वो एक दो बातों को लेकर
अडिग देखिए, है, लेकिन जब आप लोगों की तरफ से बात आ रही है तो आप तो एकदम ही किसान विरोधी बिल बता दे रहे हैं। आप ये देखिए, जब आप मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसान कैसे अपनी फसल को मंडियों में कहां पे बेचेगा जाके? जब आप ये सारी व्यवस्था ही खत्म कर देंगे, जब आप नई व्यवस्था लेके आएंगे, तो किसान को कहां पे जाएगा अपनी फसल बेचने के लिए? तो ये मेरी और किसी पार्टी की बात नहीं है। यहाँ पे आम जो किसान है इस देश का, वो इस बिल को समझ रहा है, वो विरोध कर रहा है, वो सड़कों पे है, वो बीजेपी का विरोध कर रहा है, वो इस फैसले का विरोध कर रहा है। हम विरोध नहीं कर रहे, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और ये देखिए, एक नई परंपरा, एक नया रिवाज एक शुरू कर दिया इन लोगों ने कि जो भी चीज घाटे में है, बोला ये आप ये देखिए, रेलवे घाटे में चल रही है इसलिए उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। अगर कोई भी चीज घाटे में, तो आप सरकारें बनाई इसलिए जाती है कि आप उसका अच्छे से मैनेजमेंट करिए। वहां वो क्यों घाटे में है, आप उसको कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, आप उस मंत्रालय को पूरा देखिए। तो ये क्या बात हुई, अगर कोई भी चीज घाटे में चल रही है या वो ठीक से नहीं चल रही है, आप उसको सबको बेच देंगे आप वो। और उसकी क्या गारंटी है कि जिसको आप देंगे, कोई जो ये बड़े लोग हैं, अडानी, अंबानी, रिलायंस के लोग, ये उसको अच्छी तरह चला पाएंगे? तो ये आप देश के लोगों को समझना होगा, ये सरकार जो है, ये किसान विरोधी सरकार है। ये बड़े व्यापारियों को, बड़े कुछ जो इनके दोस्त है, बड़े बड़े लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ कर रही है, इसलिए आज इस देश में विरोध हो रहा है। मुकेश जी, अब कैसे समझाएंगे आप लोगों को? अब सब तो आपने बिल वहाँ संसद से तो पास करा लिया, राष्ट्रपति के पास जाना है, लेकिन किसी को विश्वास में क्यों नहीं इस बार ले पाए हैं? जिस विश्वास के साथ लगातार सब खड़े रहते थे, आज उसी विश्वास के साथ सड़कों पर क्यों हैं? अब ये मत बोलिएगा कि इसमें राजनीति हो रही है। दीपाली जी देखिए, ऐसा है, चलिए मैं नहीं बोलता राजनीति हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग प्रजातांत्रिक ढांचे में रहते हैं। 2014 और 2019 में हमको लैंडस्लाइडिंग मैंडेट मिला है, तो अगर हम पूंजीपति होते तो मासेस हमको वोट नहीं देती। तो पहला तो आपका ये जो एलिगेशन है, ये बिल्कुल निराधार है कि हम लोग जो है पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, हम पूरे देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, तभी देश हमको वोट मिल रहे हैं। पुरानी सरकारों को भी उन्होंने देख लिया किस प्रकार से उन्होंने दोहा है यहाँ पे लोगों को, और किस प्रकार से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया है। और दूसरी बात, जहां तक सवाल यह है कि रेलवेज की उसकी बात हुई थी लेबर कोड्स की। आप मुझे देखिए कि लेबर कौन से लेबर, कितने सारे लेबर लॉस थे, कम से कम 100-200 तो स्टेट लॉस थे, कई सारे सेंट्रल लॉस थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में आता है। 1936 का एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का है, और लाइसेंस वाले जो इंस्पेक्टर आकर के जो लोगों का तमाशा बनाते थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर से लेकर के, आज उसके अंदर अगर सुधार किए जा रहे हैं कोर्ट्स में, अगर 100 की जगह 300 भी किया जा रहा है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग एसओपी उनके लिए लाया जा रहा है, तो क्या बुराई है? और मुझे ये समझ में आ रहा है कि लेबर कोर्ट्स का अगर ये पुराने ब्रिटिश टाइप के चले आ रहे हैं, 1936 का एक्ट चला रहा है, मिनिमम वेजेस एक्ट, अगर हम उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं और उसको रैशनलाइज कर रहे हैं और कम कर रहे हैं, 5-5-6 एक्ट हम एक एक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि अगर आपको ये सही लग रहा है, इसका बहुत छोटे संक्षेप में मैं जवाब ले लेती हूँ अतुल जी से। बहुत छोटे से संक्षेप में, मेरे पास समय कम है, ठीक है? एयर इंडिया, अच्छा एक सेकंड और बोलने दीजिए। एयर इंडिया, चलिए मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं अतुल जी जल्दी से आप इसमें संक्षेप में इनका जवाब दे दीजिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है। मुझे दीपाली जी सिर्फ इतना कहना है कि हमारे मुकेश जी ने जो तर्क दिए, ठीक है, बोल रहे हैं सरकार की हिफाजत करना, और कह रहे राजनीति हो रही है। आपको मालूम है संघ के लोग भी, भारतीय किसान संघ आरएसएस के लोग इस बिल से के समर्थन में नहीं है। वो तो चुनाव आपको मैंडेट मिला था कि आप स्वामीनाथन कमीशन को लागू करेंगे पूरी तरह से, चीख कर कह रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बोलते थे, अडवाणी जी भी बोलते थे, केसी सुदर्शन स्मृति शेष क्या क्या कह गए थे, पांचजन्य में पढ़ लीजिए उनका पूरा लेख कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस तरह देश को बर्बाद करेगी, क्यों स्वामीनाथन कमीशन इस देश किसानों की 80% आवाज उठाता। उन्होंने तो ये तक लिख दिया था कि अगर स्वामीनाथन कमीशन की 50%, एक भाषण में उन्होंने कहा कि 50% अगर मांग मान ली जाए तो देश के 70% किसानों की आवाज पूरी हो जाएगी। कहाँ गई वो सब बातें? आज बदल के मैंडेट उस पर मिला था क्या कि बदल देंगे? नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर वो समझते हैं कि किसानों को जीतना है तो प्रधानमंत्री जी इस बिलों को वापस ले लेना। जी देखिए, पलट सकते हैं, लेकिन वो नहीं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखो। आप तो स्वामीनाथन कमीशन के लिए मेरे साथ ही बात कर रहे थे जब 2009, 8, 10, 11, 12, 13 में साथ भारतीय किसान संघ के लोग आकर के बोलते थे, जो आरएसएस का संगठन है। मैं आपसे ये कहूँ कि देखिए, गांव बचेगा तो किसान बचेगा।
किसान बचेगा तो गांव बचेगा, गांव और किसान बचेगी तो खेती बचेगी, खेती गांव किसान बचेगा तो देश बचेगा। इसलिए इसे बचाने की जरूरत है। यह बिल देश के हित में नहीं है, यह बिल ग्रामीण भारत के हित में नहीं है। और जहां तक आप ये कह रहे हो कि सामान एक बाजार एक देश, अरे भाई इस किसान के पास 10 किलोमीटर जाने की क्षमता नहीं है। ये महेंद्रगढ़ हरियाणा का किसान और यूपी के सहारनपुर का किसान अपना सामान अगर 1600 रुपए क्विंटल धान बिक रहा है और 2000 रुपए क्विंटल अगर नागपुर में बिक रहा होगा तो क्या 85 रुपए लीटर डीजल खर्च करके वो लेके जा पाएगा? ये ट्रेनों की बोगियां ले पाएगा वो किराए पर? ठीक है सर, मैं रोकूंगी आपको क्योंकि मेरे पास समय इतना ही था। सर मैं नहीं आ पाऊंगी मुकेश जी आपके पास भी, और शिव गोपाल जी मैं आपके पास भी नहीं आ पा रही क्योंकि मेरे पास समय ही इतना ही है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना ये होगा कि ये जो विरोध हो रहा है इसको सरकार कब सुनती है। क्या वाकई बार बार जो विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है इसे राजनीतिकरण इसका बार बार कर दिया जाता है, या वाकई उन लोगों की जो मांगे हैं उन पर सरकार विचार करेगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।